वेलकम टू लुनियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी चल रहा है, जिसके लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू का लिंक और प्रीवियस वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडियन इकोनॉमी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। आज के इस वीडियो में हम ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव दोनों ही इम्पैक्ट को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उन क्वेश्चन के आंसर आपको कैसे लिखने हैं वह भी समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बन सकता है वह है राइट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया। ये तो था डायरेक्ट क्वेश्चन जिसमें आप इजीली समझ जाएंगे कि आपको क्या लिखना है, लेकिन इस टॉपिक से एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन भी आता है जिसको डिस्कस कर लेते हैं। सपोज यू फाइंड 2 people arguing, one is saying globalization has hurt our country's development, the other is telling globalization is helping India develop. How would you respond to these organization? तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आपको इन क्वेश्चन के आंसर किस तरह से लिखना है वह देखते हैं। बोथ द आर्ग्यूमेंट्स आर राइट टू सम एक्सटेंट। ग्लोबलाइजेशन हैज हर्ट आवर कंट्रीज डेवलपमेंट एज वेल एज हेल्प आवर कंट्री डेवलप। In other words, we can say that globalization has positive as well as negative impact on our country's development. Now, we are going to discuss the positive impact of globalization. ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट में आप सबसे पहले देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे जैसे कंज्यूमर्स को वैरायटी ऑफ गुड्स मिलते हैं। मतलब आज अगर हम मार्केट में जाते हैं तो हमें लोकल, इंटरनेशनल सभी तरीके के ब्रांड देखने को मिलते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जैसे कंज्यूमर्स को किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एक वैरायटी ऑफ चॉइस मिल जाती है। डिफरेंट चॉइस के प्रोडक्ट हमारे सामने होते हैं और ना केवल वैरायटी मिलती है बल्कि इनकी क्वालिटी भी पहले से बेटर होती है और प्राइस जो है वो कम होते हैं। इट मीन्स ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही ब्रांड के प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं तो दोनों में कंपटीशन होता है। कंपटीशन की वजह से दोनों ही ब्रांड जो है अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और प्राइस को कम रखते हैं। तो इससे एज ए कंज्यूमर हमें यह फ़ायदा होता है कि हमें वैरायटी ऑफ गुड्स भी मिलते हैं, साथ में अच्छी क्वालिटी और लोअर प्राइस पे हमें इस तरीके के गुड्स अवेलेबल होते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब क्या होता है, सेकंड जिसका इम्पैक्ट ये होता है कि जब हम लोअर प्राइस में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बेटर होता है। मान लीजिए पहले आप लोकल ब्रांड के कपड़े पहनते थे, अब आप इंटरनेशनल या अच्छे ब्रांड के कपड़े पहन रहे हैं तो आपके अंदर एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस आता है। आपका लिविंग स्टैंडर्ड अगर बेटर हो जाता है तो क्या होता है, हमारे अंदर एक डिफरेंट टाइप का कॉन्फिडेंस आता है। तो ये भी किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करने के लिए मिल रहे हैं और इन वैरायटी की वजह से और लोअर प्राइस की वजह से, गुड क्वालिटी की वजह से हमारा स्टैंडर्ड जो है, लिविंग स्टैंडर्ड पहले से बेटर हो गया है। नेक्स्ट जो इसका इम्पैक्ट है वह है MNC have increased foreign direct investment in their industries like cell phone, automobile, electronics, soft drink, fast foods, etc. एक चीज़ और देखने में आई है कि ग्लोबलाइजेशन में जो फॉरेन कंपनीज आती हैं वो ज़्यादातर ऐसी प्रोडक्ट पर इन्वेस्टमेंट करती हैं जिसके कंज्यूमर ज़्यादा होते हैं, मतलब जिसको यूज़ करने वाले ज़्यादा होते हैं, जैसे कि सेल फोन या ऑटोमोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक या सॉफ्ट ड्रिंक्स या फास्ट फूड।
जैसे कि आप मार्केट में देख रहे होंगे कि डिफरेंट वैरायटी के मोबाइल फ़ोन आपको मिल रहे हैं। इसी तरह से अगर आप ऑटोमोबाइल मतलब कार मार्केट में या फोर व्हीलर्स की मार्केट में जाए तो डिफरेंट वैरायटी की आज आपको कार मिल रही हैं। इसी तरह से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात करें तो आज अगर आप एक रेफ्रिजरेटर खरीदने जाते हैं तो उसके भी डिफरेंट वैरायटी आपको मार्केट में मिल रही है। डिफरेंट वैरायटी की सॉफ्ट ड्रिंक्स और फास्ट फूड की तो आप अच्छे से ही जानते होंगे, आजकल डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट जैसे बहुत सारे ब्रांड जो हैं वो हमारे नेशनल मार्केट में देखने को मिलते हैं। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है? ये इतना इम्प्रूवमेंट, इतनी वैरायटी, और ये किसकी वजह से हुई है? ये हुई है मल्टीनेशनल कंपनीज की वजह से। और ये मल्टीनेशनल कंपनीज क्यों आई हैं? वो आई हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। और क्या फायदा हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे उन सप्लायर्स को भी बहुत फायदा हुआ है जो इन मल्टीनेशनल कंपनीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। देखिए, मल्टीनेशनल कंपनीज प्रोडक्शन कराती हैं तो ये टेक्नोलॉजी तो ला सकती हैं, लेकिन रॉ मटेरियल थोड़ी अपने साथ लेकर आएंगी। रॉ मटेरियल और लेबर तो हमारे यहाँ से ही मिलेगी ना उनको। तो इसकी वजह से इन कंपनीज को जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाली अदर कंपनीज हैं वो भी डे बाय डे क्या होती जा रही हैं? प्रॉस्परस होती जा रही हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज तो बढ़ी हैं, लेकिन ऐसी कंपनीज जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं वो भी डे बाय डे इंप्रूव होती जा रही हैं या प्रॉस्परस होती जा रही हैं। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन की वजह से यह फायदा हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड की में क्या हो गया है? कंपटीशन क्रिएट हो गया है। इससे क्या हुआ है कि हमारे कई सारे नेशनल ब्रांड ने जो है वो इंटरनेशनल ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन कर लिया है। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनको न्यू टेक्नोलॉजी सीखने को मिली। न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से जो हमारा नेशनल प्रोडक्ट है उसका स्टैंडर्ड भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट के बराबर हो गया, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनीज के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन कर लिया। और जब इंटरनेशनल कंपनीज आई उन्होंने इन कंपनीज में न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की, पैसा भी इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से जो हमारा नेशनल ब्रांड की कंपनीज थी उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या बन गया? एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बन गया, एक इंटरनेशनल मार्केट का प्रोडक्ट बन गया। तो ये फायदा हुआ है प्रोड्यूसर्स को ग्लोबलाइजेशन की वजह से। नेक्स्ट, जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से फायदा हुआ है वह यह है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ना सिर्फ फॉरेन कंपनीज ही इंडिया में आई हैं बल्कि इंडिया की बहुत सी कंपनीज को भी इंटरनेशनल मार्केट मिला है। मतलब इंडिया की जो नेशनल कंपनीज थी जो पहले केवल इंडिया में ही अपना इन्वेस्टमेंट करती थी या अपने प्रोडक्ट सेल करती थी, अब वो इंटरनेशनल मार्केट में भी अपना प्रोडक्ट सेल कर रही हैं। इसका मतलब है हमारी नेशनल कंपनीज भी अब मल्टीनेशनल कंपनीज में चेंज हो गई हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे टाटा मोटर्स है, इन्फोसिस है, रेनबैक्सी, सुंदरम फास्टनर्स। ये सुंदरम फास्टनर्स आपके एग्जाम में बहुत आता है। सुंदरम फास्टनर्स नट एंड बोल्ट बनाने वाली कंपनी है। तो आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसी कौन सी कंपनीज है जो मल्टीनेशनल बन गई हैं। तो आपकी इनमें से आप कुछ कंपनीज के नेम लिख सकते हैं। और सुंदरम फास्टनर जो है वो नट एंड बोल्ट बनाता है, रेनबैक्सी मेडिसिन बनाता है, इन्फोसिस आपकी आईटी से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है या कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, और टाटा मोटर्स आपकी ऑटोमोबाइल या कार, ट्रक जैसी चीज़ों को प्रोडक्शन करती है। तो ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं इनमें आपके क्वेश्चंस 1 मार्क्स के आते हैं। नेक्स्ट, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का वह है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से डिफरेंट कंपनीज हमारे यहाँ आई हैं, डिफरेंट। और कई बार ऐसा भी हुआ है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कई कंपनीज तो ऐसी हैं जिन्होंने कॉल सेंटर हमारी इंडिया में खोले हैं। तो इस वजह से ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम इन कॉल सेंटर्स या आईटी सेक्टर्स में बहुत सारी जॉब की न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट हुई हैं। तो ये भी एक इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से आईटी सेक्टर्स और कॉल सेंटर्स जैसे एरियाज़ में न्यू जॉब क्रिएट हुई हैं। तो ये था पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। चलिए अब ग्लोबलाइजेशन के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं।
ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट में सबसे पहला इम्पैक्ट जो आता है वह आता है स्मॉल प्रोड्यूसर्स फेल टू compete एंड गॉट पेरिश्ड। एक्चुअली जैसा कि आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे इंडिया में या हमारे इंडिया जैसी डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज़ में आती हैं और प्रोडक्शन कराती हैं। इन मल्टीनेशनल कंपनीज़ के पास बहुत पैसा होता है, ये नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करती हैं और एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाती हैं। लेकिन जो हमारे लोकल नेशनल ब्रांड होते हैं या प्रोड्यूसर्स होते हैं, कई बार वह इन मल्टीनेशनल कंपनीज़ के प्रोडक्ट के साथ compete नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि ये जिस टेक्नोलॉजी से अपना प्रोडक्ट बनाते हैं वो टेक्नोलॉजी अपडेटेड नहीं होती है, और इन स्मॉल प्रोड्यूसर्स के पास इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए भी नहीं होता है कि यह अपने प्रोडक्ट को जो है वो अच्छी क्वालिटी का बना सकें, क्योंकि अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा और अच्छी टेक्नोलॉजी को ख़रीदने के लिए मनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो यह उतनी मनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, और होता यह है कि इनके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो पुअर हो जाती है, और इस पुअर क्वालिटी का जब कंपटीशन इंटरनेशनल कंपनी के प्रोडक्ट के साथ होता है तो वह compete नहीं कर पाती हैं, और धीरे धीरे ये जो हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं इनकी जो सेल है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, रिड्यूस होने लगती है, कम होने लगती है। तो इस तरीके के कुछ स्मॉल प्रोड्यूसर्स के एग्जाम्पल आपके सामने हैं, जैसे कि बैटरी बनाने वाले या कैपेसिटर बनाने वाले, प्लास्टिक टॉय बनाने वाले, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वेजिटेबल ऑयल्स हैं। ये कुछ ऐसी लोकल कंपनीज थी जो इंटरनेशनल ब्रांड के साथ compete नहीं कर पाई और धीरे धीरे जो है यह ख़त्म होती जा रही हैं। नेक्स्ट नेगेटिव इम्पैक्ट है फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज हैज़ रिजल्टेड इन वर्सिंग द कंडीशन ऑफ वर्कर्स। फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज, अब ये लेबर लॉज क्या होता है? आपने अपने इसी बुक के चैप्टर 2 में सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है कुछ लेबर लॉज बनाती है, जो आपने डिस्कस किए थे ऑर्गेनाइज सेक्टर में, कि वर्कर्स के लिए क्या होना चाहिए, वर्किंग आवर्स लिमिटेड होने चाहिए, उनको प्रोविडेंट फंड, पेंशन जैसी बहुत सी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। लेकिन होता यह है इन सभी लेबर लॉज को जो है वो क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। ये मल्टीनेशनल कंपनीज इन लेबर लॉज को पूरी तरह से फॉलो नहीं करती हैं। यह अपने यहाँ जब वर्कर तभी रखती हैं जब इनका सीज़न पीक पे होता है, मतलब जब प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड होती है तभी यह वर्कर्स को अपने यहाँ काम देती हैं, और जब प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है तो इन्हें जॉब से निकाल दिया जाता है। इसका मतलब है कि वर्कर्स को जो है वो टेम्परेरी रखा जाता है, जब चाहे इनको निकाल दिया जाता है और जब चाहे इनको रख लिया जाता है। इसकी वजह से ये हो रहा है कि इन वर्कर्स की जो जॉब सिक्योरिटी है वो नहीं रह गई है। इसके अलावा ये कंपनीज जो हैं इन्हें प्रोविडेंट फंड या मेडिकल लीव्स जैसी अदर फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कराती हैं, और होता यह है कि इन्हें जैसे कि 8 आवर्स की एक शिफ्ट होती है, इनको 8 आवर्स से ज़्यादा काम कराया जाता है, और ज़्यादा काम कराने के बाद भी इन्हें किसी भी तरीके का ओवर टाइम नहीं दिया जाता है। तो इस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनीज के आने की वजह से जो हमारे वर्कर्स की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, ख़राब हो रही है, और उसका रीज़न ये है फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉ। जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने लेबर लॉज बनाए हैं ये मल्टीनेशनल कंपनीज उसको इग्नोर करती हैं, पूरी तरह से फॉलो नहीं करती हैं, और इसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे वर्कर्स पर। तो ये था सेकेंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। थर्ड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन इज मोर फेवरेबल टू द डेवलप्ड कंट्रीज rather than developing countries, especially in agriculture sector. For example, despite of being an important producer of rice, cotton, tea, coffee, jute and spices, our crops are unable to fight with the developed countries because of highly subsidized agriculture in those countries. जैसा कि हमने अपने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था कि यूएस की गवर्नमेंट जो है वो अपने फार्मर्स को बहुत ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करती है, और उस सब्सिडी की वजह से ये फार्मर्स जो हैं
वो लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन करते हैं और बहुत ही सस्ते प्राइस पर, नॉमिनल से प्राइस पर ये गवर्नमेंट को बेच देते हैं। क्योंकि इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आती है तो इनकी जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस भी कम होते हैं, और जब ये लो प्राइस पर इनका प्रोडक्ट मार्केट में बिकने जाता है तो इजीली वो सेल हो जाता है क्योंकि उसके प्राइस कम होते हैं। जबकि इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है अपने फार्मर्स को इतनी ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड नहीं करती है। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आती है। क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आती है तो जब मार्केट में प्रोडक्ट सेल होता है तो उसके प्राइस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो लॉस में तो बेचेगा नहीं, उसकी जितनी भी प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी उससे थोड़ा सा बढ़ाकर ही बेचेगा क्योंकि उसे भी प्रॉफिट चाहिए। तो होता यह है कि हमारे इंडिया के जो प्रोडक्ट जो ज़्यादातर इंडिया में ही होते हैं, जैसे कॉटन, राइस, टी, कॉफ़ी, जूट, स्पाइसेस, यह इंडिया में होने के बाद भी ये इंटरनेशनल मार्केट में compete नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ का जो प्रोडक्ट होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि हमारे यहाँ की फार्मर्स की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ज़्यादा होती है, इसलिए प्रोडक्ट के प्राइस भी ज़्यादा होते हैं। और जब किसी देश में लो प्राइस का प्रोडक्ट भी आएगा और हाई प्राइस का प्रोडक्ट भी आएगा, लो प्राइस प्रोडक्ट ही बिकेगा, तो इसका इम्पैक्ट ये होता है कि इंडिया के ये जो प्रोडक्ट है ये हाई प्राइस की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में compete नहीं कर पाते हैं और हमारा प्रोडक्ट जो है इजीली सेल नहीं होता है। और इसका फ़ायदा जो होता है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ को होता है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ अपने फार्मर को सब्सिडीज़ देकर लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन करवाती हैं और लो प्राइस पर बेचती हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि ग्लोबलाइजेशन इज़ मोर फेवरेबल टू द डेवलप्ड कंट्रीज़ रेदर देन द डेवलपिंग कंट्रीज़, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का वह है आउटफ्लो ऑफ इंडियन करेंसी बाय वे ऑफ प्रॉफिट ऑफ MNC। जैसा कि आपने देखा है आज इंडिया में बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो आ गई हैं। इसके कुछ प्रोडक्ट तो आप यूज़ भी करते होंगे, जैसे डव है, शैम्पू है डव एक, प्यूमा है, नाइक है, रिबॉक है, इनके प्रोडक्ट आपने अक्सर यूज़ किए होंगे और ये सभी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं। होता ये है कि जितना ज़्यादा हम इन इंटरनेशनल ब्रांड के प्रोडक्ट को खरीदेंगे उतना ज़्यादा इनका प्रॉफिट होगा, और ये प्रॉफिट इंडियन गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा, ये प्रॉफिट किसको मिलेगा, जिस कंट्री की ये कंपनीज़ हैं। होता यह है कि हमारे जैसे इंडियंस इन इंटरनेशनल ब्रांड के पीछे भागते हैं और इन कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है और यह बहुत ह्यूज अमाउंट में प्रॉफिट अपनी कंट्री में लेकर जाते हैं। तो क्या हो रहा है कि इंडिया में जो करेंसी का फ्लो है वो इंडियन इकोनॉमी को ना मिलकर कहाँ हो रहा है, आउट ऑफ इंडिया हो रहा है, मतलब विदेशी कंपनीज़ को हो रहा है। तो ये भी ग्लोबलाइजेशन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। आपकी बुक में ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट को समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है स्मॉल प्रोड्यूसर्स compete और perish। फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स ग्लोबलाइजेशन हैज़ पोज्ड मेजर चैलेंजेस। तो इसी टॉपिक को समझने के लिए आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया है, इसको भी पढ़ लेते हैं। कई बार एग्जाम्पल से भी कोई स्मॉल क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। Ravi did not expect that he would have to face a crisis in such a short period of his life as industrialist. Ravi took a loan from the bank to start his own company, producing capacitor in 1992 in the Hosur, an industrial town in the Tamil Nadu. Capacitors are used in many electronic home appliances, including tube light, television, etc. Within 3 hours, he was able to expand production and had 20 workers working under him. His struggle to run his company started when the government removed restrictions on import of capacitors as per its agreement at WTO in 2001. His main clients, the television companies, used to buy different components including capacitors in bulk
for the manufacture of television sets. However, competition from the MNC brands forced the Indian television companies to move into assembling activities for MNC. Even when some of them bought capacitor, they would prefer to import as the price of the imported item was half the price charged by people like Ravi. Ravi now produces less than half the capacitor that he produced in the year 2000 and has only 7 workers working for him. Many of Ravi's friends in the same business in Hyderabad and Chennai have closed their यूनिट्स. तो इस तरीके से आपने रवि के एग्जाम्पल में देखा कि रवि एक इंडस्ट्रियलिस्ट है और उसने 1992 में लोन लिया था बैंक से, और बैंक से लोन लेने के बाद उसने कैपेसिटर आपने देखा होगा कभी भी ट्यूबलाइट में, कभी कभी आपने देखा होगा ट्यूबलाइट में लगा होता है और कभी ट्यूबलाइट ऑन और ऑफ जल्दी जल्दी होती है तो आप उसको मूव करते हैं. तो इस तरीके का एक छोटा सा कंपोनेंट होता है और उसे बोलते हैं कैपेसिटर. इस तरीके का कैपेसिटर टेलीविज़न या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में भी यूज़ होता है. तो रवि ने लोन लेकर जो है कैपेसिटर बनाने की एक फैक्ट्री लगाई थी. उस फैक्ट्री में वह कैपेसिटर बनाता था और उसकी फैक्ट्री में 20 वर्कर्स काम करते थे. इसी बीच में इंडियन गवर्नमेंट ने जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जो रेस्ट्रिक्शंस थी वो हटा दी. इसकी वजह से बहुत सारे ब्रांड इंडियन मार्केट में आ गए. कुछ तो ऐसे थे जो इस तरीके के कंपोनेंट सेल करते थे, उनके प्राइस भी कम थे. रवि स्पेशली टेलीविज़न कंपनीज़ को अपने कैपेसिटर बेचता था. तो हुआ ये कि जब मल्टीनेशनल कंपनीज़ के डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज़ के टेलीविज़न इंडियन मार्केट में आए तो अब इंडियन टेलीविज़न की कंपनीज़ जो हैं उन्होंने टेलीविज़न को सेल करना छोड़ दिया, बल्कि है इन मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए वो क्या करने लगे, केवल टेलीविज़न को असेंबल करने लगे. असेंबल में भी कैपेसिटर की ज़रूरत थी. तो हुआ ये कि अब ये जो कैपेसिटर हैं वो रवि से ना खरीद कर मल्टीनेशनल ब्रांड के कैपेसिटर खरीदने लगे, क्योंकि उन कैपेसिटर के प्राइस जो हैं वो रवि के प्राइस से कम थे. तो हुआ ये कि रवि जितना प्रोडक्शन पहले करता था उतना प्रोडक्शन रवि ने करना बंद कर दिया और अब रवि के यहाँ केवल 6-7 वर्कर ही काम करने लगे, क्योंकि उसका प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया. इसी तरह से रवि के कुछ ऐसे दोस्त थे जो इस तरीके के प्रोडक्ट बनाते थे, उन्होंने तो अपनी यूनिट ही बंद कर दी. तो इस तरीके से आपने देखा कि रवि के कैपेसिटर जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के कैपेसिटर्स के सामने कम्पीट नहीं कर पाए और रवि को धीरे धीरे अपना जो प्रोडक्शन है वो कम करना पड़ा. और रवि जैसे उसके अदर फ्रेंड्स ने तो अपनी यूनिट ही बंद कर दी. तो होता यह है कि रवि जैसे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं वह लोग इंटरनेशनल ब्रांड के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके साथ कम्पीट नहीं कर पाते हैं और इसका रिज़ल्ट ये होता है कि वह धीरे धीरे क्या होते हैं, पहले उनका प्रोडक्शन कम होता है और बाद में वह धीरे धीरे बंद हो जाते हैं. ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट था किसका, ग्लोबलाइजेशन का. इसी तरीके से आपकी बुक में एक और एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, उसे भी रीड कर लेते हैं. एग्जाम्पल सुशीला का है. सुशीला की एज 35 ईयर है. वह एक गारमेंट कंपनी में काम करती है. 35-year-old Sushila has spent many years as a worker in garment export industry of Delhi. She was employed as a permanent worker entitled to health insurance, provident fund, overtime at a double rate when Sushila's factory closed in the late 1990. After searching for a job for 6 months, she finally got a job 30 kilometers away from where she lives. Even after working his factory for several years, she is temporary worker and earns less than half of what she was earning earlier. Sushila leaves her house every morning, 7 days a week at 7:30 a.m. and return at 10 p.m. A day off from work means no wages. She has none of the benefits she used to get earlier. Factories closer to her home have widely fluctuating orders and therefore pay even less.
तो ये था एग्जाम्पल सुशीला का। सुशीला एक 35 ईयर की लेडी है। वो दिल्ली की एक गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी में काम करती थी। उस कंपनी में वह परमानेंट वर्कर थी और उसको प्रोविडेंट फंड, ओवर टाइम, हेल्थ इंश्योरेंस जैसी सभी फैसिलिटीज़ उसको मिलती थी। लेकिन हुआ ये कि 1990 में दिल्ली की यह इंडस्ट्री जो है वो बंद हो गई। अब क्या हुआ, सुशीला को दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ी। 6 मंथ के बाद उसको एक जॉब मिली। वह जॉब जो थी वो उसके घर से 30 किलोमीटर दूर थी। सुशीला को किसी भी तरीके का कोई भी ओवर टाइम नहीं मिलता था और उसकी जो सैलरी थी वो पहली वाली जॉब से ऑलमोस्ट हाफ ही थी। उसको किसी भी तरीके का प्रोविडेंट फंड या हेल्थ इंश्योरेंस जैसी चीज़ें नहीं मिलती थी। अगर वो एक दिन भी जॉब पर नहीं जाती थी तो इसका मतलब है उसके जो एक दिन के पैसे हैं, जो सैलरी है, वह कटती थी। मतलब उसे किसी भी तरीके की कोई लीव भी नहीं मिलती थी और अगर वो लीव लेगी तो उसकी जो सैलरी में से वो काटा जाएगा। सुशीला जो थी सुबह 7:30 अपने घर से निकलती थी और रात को 10 PM तक वो अपने घर पहुंचती थी। इसके अलावा उसको किसी भी तरीके का कोई भी ओवर टाइम भी नहीं मिलता था। तो ये सब चीज़ें भी किसकी वजह से हुई? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज हुआ और लेबर लॉज में जब फ्लेक्सिबिलिटी मिली तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वर्कर्स को अपने अकॉर्डिंग काम कराती हैं, वर्कर से ओवर टाइम कराती हैं और ओवर टाइम के पैसे भी नहीं देती हैं। इसके अलावा जब फैक्ट्री में काम कम होता है तो सुशीला जैसे वर्कर्स को कभी भी निकाला जा सकता है। मतलब किसी भी तरीके की जॉब सिक्योरिटी भी नहीं रह गई है अब। तो ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट थे ग्लोबलाइजेशन के, जिसको हमने कुछ एग्जाम्पल से समझा। इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल था रवि का और दूसरा एग्जाम्पल था सुशीला का। और थर्ड एग्जाम्पल जो हमने देखा था वह एग्जाम्पल हम पढ़ भी चुके हैं कि किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में यूएस जैसी जो कंट्रीज़ हैं वो अपने फार्मर्स को बहुत ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करती हैं और सब्सिडी की वजह से फार्मर्स लो कॉस्ट पर ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं और बहुत ही लो प्राइस पर गवर्नमेंट को सेल कर देते हैं। और यूएस की गवर्नमेंट उन्हीं लो प्राइस पर वर्ल्ड के डिफरेंट मार्केट में सेल करती है और इसका इम्पैक्ट होता है इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ पर, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रोडक्शन कॉस्ट ही ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे यहाँ के फार्मर्स को बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के फार्मर्स की प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ के फार्मर्स लो प्राइस पर अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनको लॉस होगा। तो होता यह है कि प्राइस में डिफरेंस ज़्यादा होता है तो इंटरनेशनल मार्केट में यूएस जैसे कंट्रीज़ का प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होता है और हमारे प्रोडक्ट को सेल होने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। कभी कभी इन एग्जाम्पल में से 1 मार्क्स क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसीलिए आपको एक बार इन एग्जाम्पल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से मैंने आपको ये एग्जाम्पल समझाए हैं। तो ये थे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मुझे उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों ही अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछ सकते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं SEZ। थैंक यू सो मच।